इसका नाम था कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। ठीक है, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम एक कॉन्सेप्ट है या एक सिंड्रोम, तो मतलब नाम तो है इसका, लेकिन ये सिंपल यूँ समझ लो कि एक फिनोमिना है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब सीन कुछ यूँ होता है कि जो आपकी लाइक फॉर सपोज़ यहाँ पर मैं अगर ये ड्रा कर सकूँ तो जस्ट अ मिनट। अब सीन कुछ यूँ होता है, लाइक फॉर सपोज़ ये आपकी एक आर्टरी है। ठीक है, ये आपकी एक आर्टरी है और ये इसकी यूं ब्रांच यहाँ से सपोज ये इस तरह से आ रही है, ये इसको यहाँ पर ये फॉर सपोज ये अब देखते हैं कि ये एक फॉर सपोज यहाँ से ब्लड सप्लाई आ रही है। ठीक है, यहाँ से ब्लड सप्लाई आ रही है, ये जो ऊपर से ब्लड सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई आपके पास आ रही है। अब यूँ होता है कि एक आपके पास इस तरफ ब्लड जानी है, दूसरी आपकी ब्लड इस तरफ जानी है। फॉर सपोज इमेजिन कीजिए अगर ये वाली जो एरिया है वो आपकी स्टेनोज्ड होती। ठीक हो गया। अब स्टेनोज्ड एरिया से आपकी जो ब्लड क्रॉस होनी थी वो अब क्या होता है कि इस्कीमिक हो जाती है, बिल्कुल वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस होती है। इस्कीमिया की वजह से क्या होता है कि वेजोडाइलेशन होती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि डिस्टल टू कोरोनरी स्टेनोसिस वेजल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट द बेस लाइन। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये इसकी स्टेनोसिस हो गई तो इसके डिस्टली जो यहाँ वाला एरिया है वहाँ पर ये जो है मैक्सिमली डायलेट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये एरिया है आपका यूँ इस तरह से मैक्सिमली डायलेट हो जाएगा। ठीक हो गया, या यूँ समझ लें कि इसको आप यूँ कर लें, ये इस तरह से डायलेट हो जाता है। ठीक है, डिस्टल इसके। अब उससे ये फ़ायदा होता है कि जब स्टेनोसिस आपकी हुई थी तो इस तरह से ये बंद होना जाना चाहिए था, यहाँ से ब्लड बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि ये वेज़ो डायलेटेड हो गया है, अब ये हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था कि भाई क्या होता है कि जैसे ही आपकी इस्कीमिया होती है तो आपके एटीपी जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। एटीपी आपके एएमपी और एडीपी में कन्वर्ट होते हैं। एएमपी और एडीपी जो है वो अल्टीमेटली एडिनोसिन में कन्वर्ट होते हैं। एडिनोसिन जो होता है वो आपकी वेज़ो डायलेशन करवा देता है। ये जो आपका मैकेनिज़्म यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये इस तरफ जो आ रहा है ये आपके एडिनोसिन जनाब का काम है। ठीक हो गया। या फिर यूँ समझ लें कि ये इस्कीमिया की एक अगेंस्ट या इस्कीमिया की कंपनसेशन के लिए ये एक मैकेनिज़्म है बॉडी का जो कि हो रहा होता है। अब क्या हुआ कि ये जब ये डायलेशन हो गई तो आपका यहाँ से जो है ब्लड अच्छे से चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक और इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अब ये चीज़ चल रही है। फॉर सपोज़ आपका पेशेंट, क्योंकि आपके पेशेंट की जो स्कीमिया है वो तो 24 घंटे तक ही आपकी है पेशेंट को। ठीक है, लेकिन उसे जो सिम्टम्स आते हैं आपके एंजाइना के या पेन के वो जस्ट किसी खास पॉइंट पर आते हैं। इमेजिन कीजिए कि उसको सिम्टम्स आ गए और आपने डायपेरासिटामोल दे दी बंदे को। ठीक है, जो है वेज़ोडाइलेशन करवाने के लिए आपने सोचा कि यार वेज़ोडाइलेशन करवा लेते हैं, या किसी नॉर्मल बंदे को आपने केमिकल, आपको शक है बंदे क्योंकि इसको जो है इस्कीमिया है, आपने उसको केमिकल स्ट्रेस टेस्ट करवाने के लिए डायपेरासिटामोल दे दी तो उसको एंजाइना होना शुरू हो गया। तो वो क्यों होता है? उसका मैकेनिज़्म ये होता है कि नॉर्मली जब आपका ये काम चल रहा था तो चल रहा था, अब आपने फॉर सपोज डायपेरासिटामोल दे दी। डायपेरासिटामोल का काम क्या होता है कि आपकी जो वेजल्स वेज़ोडाइलेटेड नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशन में, उनको वेज़ोडाइलेट करवाना। फॉर सपोज़ आपकी ये जो है आपकी वो अपना जो है नॉर्मल वेज़ल, यहाँ से नॉर्मल ब्लड फ्लो इस तरह से आ रहा था यहाँ से। ठीक है, एक इस्कीमिक वाला जा रहा था और यहाँ से आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो आ रहा था। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल ब्लड फ्लो आपका आ रहा था ये फॉर सपोज़ ये पहले जो थी आपकी, ये पहले एक मिनट सिर्फ, ये पहले जो आपकी आर्टरी थी वो इस तरह से थी। ठीक है, और आपका ब्लड फ्लो भी आ रहा था। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब जब आपने डायपेरासिटामोल दे दी तो ये आपकी जो नॉर्मल ब्लड वेसल है वो भी वेज़ोडाइलेट हो गई। वेज़ोडाइलेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो नॉर्मली क्या हो रहा था, फॉर सपोज 50% ब्लड यहाँ से नीचे जा रही थी, 50% ब्लड यहाँ से नीचे जा रही थी। लेकिन जब आपने इसको वेज़ोडाइलेट कर दिया तो यहाँ से जो है वो 50 की जगह 80% या 90% ब्लड भी जो है वो क्रॉस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी डायलेटेड है तो ये इतना डायलेट नहीं होती इस्कीमिया वाली जो आपकी आर्टरी है। 80% यहाँ चला गया तो बाकी तो सिर्फ आपका 20% इस तरफ आता है, या 90% चला गया तो आपका सिर्फ 10% आता है।
तो ये जो डिफरेंस आ गया आपके ब्लड फ्लो का, यही रीज़न होता है जिसको बोलते हो आप कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। ये मतलब एक स्कीमिया होती है लेकिन कंपनसेशन की वजह से चुप बैठी होती है, कंपनसेशन की वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन जब आपने डायपेरिडोमल दे दिया, जो आपकी नॉर्मल वेजल्स हैं अब वो भी डायलेट होना शुरू हो जाएंगी, उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आपकी स्कीमिक या नेक्रोज्ड वेजल के। ठीक है, अब इसको हम एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं कम्प्लीटली। Distal to the coronary stenosis, vessels are maximally dilated at the baseline. Administration of vasodilators, for example डायपेरिडोमोल या फिर रिगाडेनोसोन, dilates the normal vessels, वही बात आ गई, leading to blood is shunted toward the well perfused areas, यानी well perfused areas की तरफ shunted हो जाएगा blood. Ischemia in the myocardium, perfused by stenosed vessels, जो ischemia है, ठीक है ना, मायोकार्डियम में वो आपकी परफ्यूज होती है स्टेनोज्ड वेजल से। ठीक है, इसके यानी ये जो आपकी स्टेनोज्ड वेजल है ना, ये उस जगह को सप्लाई कर रही है जो आपकी मायोकार्डियम की इस्कीमिक एरिया है। प्रिंसिपल बिहाइंड द फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्ट विथ कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स, यही चीज़ है, यही प्रिंसिपल आप इसी पॉइंट को आप यूज़ करते हो फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्ट दे के। फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्ट क्या होती है, एक पेशेंट आपके पास आता है, आपने एंजियोग्राफी की या आपको लगता है कि इस पेशेंट को जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है हल्की फुल्की, आपको डर है कि इसको कहीं स्कीमिया तो नहीं हो गया, तो आपका पेशेंट जो है वो जो है काफ़ी बूढ़ा है, ठीक है, फॉर सपोज काफ़ी जो है एजड है, तो वो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, एक्सरसाइज जो स्ट्रेस टेस्ट होती है वो नहीं दे पा रहा आपको, तो आप क्या करते हो, इसमें आप केमिकल टेस्ट करते हो। ठीक है, केमिकल स्ट्रेस टेस्ट या फिर इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट, उसमें डायपेरिडोमल देते हो। डायपेरिडोमल का पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, वही चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। अब इन सबको रिमूव करते हैं, जस्ट अ मिनट। चले जी, सडन कार्डियक डेथ, ये भी क्योंकि इसी के साथ ही एक छोटा सा ही टॉपिक है तो कर लेते हैं इसको, पॉइंट है छोटी, जैसे सिनेरियो बन के आ सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक काजेज विद इन 1 hour ऑफ सिम्टम ऑफ ऑनसेट, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लेथल अरेथमिया, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। भाई ऐसा कोई डेथ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो और कार्डियक काज की वजह से हो, सिम्टम ऑनसेट के विद इन 1 hour में, ठीक है, इसको बोलते हो आप सडन कार्डियक डेथ। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, जल्दी से ही बंदा जो है वो कोलैप्स कर जाए। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज अप टू 70% ऑफ द केसेस। सीएडी के साथ एसोसिएटेड होता है 70% ऑफ केसेस में, यानी इस्कीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है 70% ऑफ द केसेस में। कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जिसमें आपकी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का क्लासिक केस आता है, फुटबॉलर होता है, 19 ईयर्स का यंग बच्चा होता है, उसको फेमिलियल हिस्ट्री होती है, ठीक है, तो यंग में मोस्ट कॉमन आपका हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। सडन डेथ का कार्डियक काज मोस्ट कॉमन यंग में, ठीक है, वो आपका हाइपरट्रोफिक होता है। जनरली बाकी आपका जो है वो अनएक्सपेक्टेड काजेज में आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ओवरऑल एज ग्रुप्स में आपका आ जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद हेरिडिटरी चैनलोपैथीज, जिसमें आपका लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम और ब्रूगाडा सिंड्रोम, जिसमें सोडियम चैनल की जो है वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रिवेंट विथ, ठीक है, ये जो तीनों हैं ये आपके एसोसिएटेड होते हैं, काजेज होते हैं आपके सडन कार्डियक डेथ के। और उसके बाद ये प्रिवेंट कैसे करते हो आप, आईसीडी जो है आप लगा के प्रिवेंट कर सकते हो इसको, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इसमें बस यही काम की चीज़ थी कि यंग में हाइपरट्रोफिक जो है वो हाइपरट्रोफिक HOCM जिसे हम हॉकम बोलते हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो आपकी होती है वो यंग में मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और बाकी जनरली ओवरऑल जो है वो आपकी लेथल अरेथमियाज जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उनकी वजह से आपका सडन कार्डियक डेथ होता है और 70% ऑफ केसेस में आपका CAD के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक हो गया। इसको कोरोनरी स्टील सिंड्रोम को अच्छे से याद रखना है। थैंक यू सो मच।